तारीख इस बात का गवाह है कि जब कभी भी जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ता है तो लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उस जुल्म को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और एक नया निज़ाम, एक नया सिस्टम, एक नया इंसाफ पसंदीदा निज़ाम यहाँ पे लागू करते हैं। और इस जंग के खिलाफ लोग कई तरीकों से अपना योगदान देते हैं। कई लोग बाजुओं की ताकत से अपना योगदान देते हैं, कई लोग ज़हनी एतबार से अपना योगदान देते हैं, तो कई लोग कलमी एतबार से अपना यहाँ पर योगदान देते हैं। जो लोग कलमी एतबार से अपना योगदान देते हैं उन्हें ही हम यहाँ पे राइटर के नाम से मशहूर करते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो कि उन लोगों का दर्द हाल, उन लोगों की ज़िंदगी बयान करते हैं जो जुल्म के शिकार हुए थे, जिनकी ज़िंदगी जुल्म की वजह कर बद से बदतर हो गई थी। उनकी ज़िंदगी का हाल क्या हुआ था, किस तरीके से उनको ज़लील किया गया था, उनके ज़िंदगी में उनकी जीने की वजह को छीन लिया गया था। इन्हीं सारी चीज़ों को जो सही तरीके से कलम की ताकत से लोगों के सामने उजागर करके लाते हैं तो उनको ही राइटर के नाम से जाना जाता है। हम भी आज इस वीडियो में बात करने वाले हिंदुस्तान के ऐसे दौर के बारे में जहाँ पर हिंदुस्तानी समाज में हमारे लोग आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि समाजी बुराइयां भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई थी। इसके अलावा अंग्रेज़ों की जो जुल्म सितम थे वो तो अपनी जगह पर थे ही थे, जैसे कि नील की बगावत जिस वजह कर हुई थी वो भी हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। तो किस तरीके से 19वीं सदी का ये दौर था जो कि 1800 से लेकर के 1900 के बीच का दौर, जब उस दौर के पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स ने उस दौर में होने वाली सारी बुराइयों को, उस दौर में होने वाले सारे जुल्म और सितम को अखबारों और न्यूज़पेपर्स के जरिए लोगों के सामने ला करके रखना शुरू किया और किस तरीके से लोगों ने उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया, वो सारी बातें हम लोग जानने वाले हैं अपने आज के वीडियो में। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है हिस्ट्री चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर का नाम है रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। चलिए बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस के बारे में। तो ये जो चैप्टर 2 है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसका जो सबसे पहला पोर्शन है वो ये है कि किस तरीके से उस वक्त के पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स ने एक अलग तरीके से रोल यहाँ पे अदा किया था कि जो भी वहाँ पे बुराई हो रही है, जो भी जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, कमज़ोर लोगों के ऊपर, उसको समाज के सामने लाया जाए ताकि हर कोई ये जाने कि सरकार भेदभाव किस तरीके से कर रही है, ताकि उसके खिलाफ जाकर के लोग एकजुट होकर के आए और उस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीरियडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले कि हम आगे लेक्चर में बढ़े, इससे पहले आप कॉपी कलम निकालिए, उसमें हेडिंग लगाइए हिस्ट्री क्रैश कोर्स डे 3, और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर 2। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 8 ऑलरेडी कवर कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो नीचे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री क्रैश कोर्स के जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को आप देखिए और अपना कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड कीजिए हिस्ट्री में। ओके, तो फिलहाल उम्मीद है कि अब तक आपने कॉपी कलम निकाल लिया होगा और ऊपर हेडिंग भी बना दिया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है बमा बोधनी पत्रिका। सो बमा बोधनी पत्रिका जो है, इसके एडिटर थे हमारे उमेश चंद्र दत्त। ये सबसे पहला हमारा जो प्रिंट हुआ था 1863 में हुआ था। ये बंगाली लैंग्वेज में था एंड देन इसका जो मेन मोटिव था वो था वुमेन एम्पावरमेंट। देखो उस दौर में जो सबसे ज़्यादा जो मेन ये था, चाइल्ड मैरिज प्रॉब्लम थी, सती का रस्म एक प्रॉब्लम था वहाँ पर, और जाकर के विडो रीमैरिज एक्ट भी बाद में पास हुआ था, यानी कि जो बेवाएं और बेवा औरतें थी उनको दोबारा शादी करने की अनुमति नहीं थी, तो उस पर भी काम किया गया। इवन ज़्यादातर लड़कियों को एजुकेशन हासिल करने का भी हक नहीं था, एक पर्टिकुलर एज के बाद वहाँ पे उनको एजुकेशन लेने का भी हक नहीं दिया गया था। तो इन सारी चीज़ों को लोगों के सामने लाया गया और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बमा बोधनी पत्रिका का। इन्होंने खास तौर से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया था। इन लोगों ने लोगों को बताया कि यहाँ पे इस तरीके से हमें जो वुमेन से जो लड़कियाँ हैं उनकी पढ़ाई के पीछे जोर देना चाहिए, उन लोगों को एजुकेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए और उनको जितना हो सके बेस्ट एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए ताकि वो लोग भी पढ़ लिख करके अपना हक यहाँ पर खुद ले सकें। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हमारे बमा बोधनी पत्रिका में लिखा जा रहा था, जिसके एडिटर हमारे उमेश चंद्र दत्त थे। ओके, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके एडिटर कौन थे तो आप उमेश चंद्र दत्त यहाँ पे बोलेंगे। अदरवाइज एक न्यूज़पेपर है या फिर एक पीरियडिकल में वहाँ पे कई एडिटर होते हैं, क्योंकि टाइम बाय टाइम एडिटर चेंज होते रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको कई एडिटर के नाम दिखेंगे, बट आप इनका नाम एग्जाम में लिख करके आओगे, ये जवाब बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदू पैट्रियट, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में शाये होता था, यानी कि प्रिंट होता था। ये आपका 1853 में पहली बार प्रिंट हुआ था।
ओके, इसकी कहानी थोड़ी सी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमारा लिखते थे इंडिगो रिवॉल्ट के अगेंस्ट में। अब इंडिगो रिवॉल्ट क्या है, होप सो कि आपको पता होगा, मैंने इस पर ऑलरेडी इन डिटेल वीडियो पहले भी बनाया था। और चूंकि हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चल रहा है तो हम लोग ऑन शॉर्ट एक कहानी कवर करते हैं। देखिए, इंडिगो रिवॉल्ट यानी कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन होता था, कल्टीवेशन ऑफ ईगो, नील की खेती, इसमें प्रॉब्लम यह था कि जिस जमीन पर नील की खेती की जाती थी उस जमीन की फर्टिलिटी यानी कि जो जरखेजीपन था वो खत्म हो जाता था। अगर एक बार हम किसी जमीन पे नील की खेती करते हैं तो दोबारा हम उस जमीन पे नील की खेती नहीं कर पाएंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा हम वहाँ पे फसल भी नहीं उगा सकते, यानी कि गेहूं, चावल, दाल वगैरह भी। तो ये काफ़ी नुकसानदा है किसी भी किसान के लिए अगर वो अपनी ज़मीन पे खेती करता है तो बहुत से लोग अपनी मर्जी से करते थे किसी ज़मीन पर, बट प्रॉब्लम तब हुई जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर उन पर मजबूरन ये चीज़ साबित किया कि भाई आपको करना पड़ेगा, हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम ज़मीन दे रहे हैं। बट कई केसेस में ऐसा भी हुआ कि किसान से ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन भी ली गई और ज़बरदस्ती उनको ही उनकी ज़मीन पे बंधुआ मजदूर बना करके वहाँ पे उनसे खेती कराई गई। इनसे उनकी ज़िंदगी को भी जलील कर दिया गया और उनका ज़मीन भी चला गया यहाँ पर। इसके अलावा और भी बहुत सारी तरह की बदसलूकी की गई किसानों के साथ यहाँ पर नील की खेती के बाद रिलेटेड। तो इसी वजह कर यहाँ पर इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, किसानों ने इसको बंद करने की मांग की, ताकि बहुत तेजी से बगावत हुआ कि भाई ये जो जुल्म हो रहा है ये बंद होना चाहिए। और इसी चीज को काफी अच्छे अंदाज में हिंदू पैट्रियोट ने अपने अखबार में यहाँ पर उसको प्रिंट आउट किया था, मतलब उसके बारे में अच्छे से लिखा था। अब इनके एडिटर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गिरीश चंद्र घोष इनके पहले यानी कि स्टार्टिंग में ये एडिटर थे, ठीक है, ये एडिटर थे हमारे, और ये 1858 तक एडिटर इसमें रहे थे। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, जान लेंगे हम लोग उसको। गिरीश चंद्र घोष यहाँ पे एडिटर थे स्टार्टिंग में, यानी कि 1854 से लेकर के गिरीश चंद्र घोष एडिटर रहे थे। बट 1855 में, यहाँ 1855 में गिरीश चंद्र घोष से हरीश चंद्र मुखर्जी के पास इसका एडिटरशिप गया। मतलब 1855 से हरीश चंद्र मुखर्जी इसमें एडिटर के तौर पे काम कर रहे थे। बट इसके अलावा भी ये एडिटर के पोस्ट से हट गए थे, बट उसके अलावा भी वो साइड बाय साइड हिंदू पैट्रियोट में एज एडिटर वो काम कर रहे थे, जो कि 1858 तक वो हिंदू पैट्रियोट के साथ थे। और 1858 के बाद गिरीश चंद्र घोष इस अखबार को छोड़ करके किसी दूसरे अखबार के साथ वहां पे चले जाते हैं और बेहतर काम करने के लिए। ओके, यह था हमारा बात हिंदू पैट्रियोट का। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नील दर्पण के बारे में। तो नील दर्पण का कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग और ये भी हमारा रिलेटेड है इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में। तो इन्होंने एक पूरा ड्रामा लिखा था, उस ड्रामा का नाम है नील दर्पण। लिखने वालों का नाम है यहाँ पर, लिखने वाले का नाम है दीन बंधु मित्रा, एक राइटर थे ये। इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में इसे लिखा था। सबसे बेहतरीन बात, इन बंगाली लैंग्वेज में लिखा था 1858 से 1859 में, क्योंकि इंडिगो रिवॉल्ट इसी के आसपास आपका हुआ था, इस ईयर पे ही। तो इन्होंने इस टाइम पीरियड में जो भी चीजें हुई थी इंडिगो रिवॉल्ट से रिलेटेड, जो भी जुल्म हुए थे किसानों के ऊपर, वो सारा चीज इन्होंने एक ड्रामा के शक्ल में अपनी यहाँ पे किताब में लिखा था। और सबसे बेहतर बात यह है कि नील दर्पण को इतना ज्यादा सपोर्ट इसलिए मिल पाया कि ये एज अ ड्रामा इसको पेश भी किया गया, ये एज अ ड्रामा लिखा गया था। और इसके अलावा यहाँ पे इन्हें सपोर्ट मिला था गिरीश चंद्र घोष का, गिरीश चंद्र घोष जी का यहाँ पे सपोर्ट मिला। इन्होंने 1872 में नेशनल थिएटर में, सॉरी 1872 में इन्होंने नेशनल थिएटर यहाँ पे बनाया था। और इसी नेशनल थिएटर में सबसे पहली बार नील दर्पण को एज अ ड्रामा वहाँ पे दर्शाया गया, यानी कि एज अ ड्रामा वहाँ पे उनको दिखाया गया सबसे पहली बार ऑडियंस को। और ऑडियंस ने उन्हें काफ़ी पसंद भी किया उस चीज़ को। और इसके अलावा इसी वजह कर ये काफ़ी सालों तक जो पब्लिक थी, ऑडियंस थे, लोगों के जहन में बस गया। इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट मिला और इसका ही नतीजा था जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। एक्चुअल में इसके ही वजह का यहाँ पे इंडिगो कमीशन करके बना था 1860 में, जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि भाई इस चीज़ पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाए कि आखिर किस लेवल तक किसानों को यहाँ पर सताया जा रहा है नील की खेती के नाम पर। और वहाँ पर एक रिपोर्ट भी बना था, जिस रिपोर्ट का नाम आया था रेगुलेशन एक्ट 8। ये आप लिख सकते हो, यहाँ मैंने नहीं लिखा था। रेगुलेशन एक्ट 8 यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि भाई किस किस तरीके से ये हुआ है, क्या गलतियां हुई और उसको किस तरीके से हम सुधारेंगे। वो सारे वहाँ पे मेजर्स लिखे गए थे, वो आए थे इंडिगो कमीशन के द्वारा। बट ये चीज़ तब हुआ था जब, पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ तब हुआ था जब इस किताब का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया था। और वो थे माइकल मधुसूदन दत्त एंड माइकल मधुसूदन दत्त, यहाँ पे देख एक नहीं,
एक राइटर थे माइकल मधुसूदन दत्त, उसमें काली प्रसन्न सिंह एंड जीसीजी शॉर्ट में मैंने लिखा है गिरीश चंद्र घोष, यानी कि माइकल मधुसूदन दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा एंड देन गिरीश चंद्र घोष, इन तीनों ने मिल करके नील दर्पण जो कि बंगाली लैंग्वेज में किताब है उसको ट्रांसलेट कर दिया था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, और इसके ट्रांसलेशन के बाद ही इसका जो इम्पैक्ट हुआ, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई इसका, तब ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उसके द्वारा अंग्रेज भी पढ़ पाए थे, तो इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला इस ड्रामा को, तब जाकर के ये इंडिगो कमीशन बना। और मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको इंडिगो कमीशन ने क्या किया था एट द एंड। ओके, होप सो यहाँ तक तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं हम लोग हुतुम पंचायर नक्शा। ये भी एक किताब है जो कि काली प्रसन्न सिन्हा ने लिखी थी, हुतुम पंचायर नक्शा। ये 140 पेज का पूरा किताब है, जिसमें उस वक्त कुछ पीर बाबा इस तरीके के लोगों को जो कि समाज में थे उस वक्त, उनको बड़े ही मजाहिया अंदाज में पेश किया था। और ये जो वर्ड है हुतुम पंचायर नक्शा, इस किताब इसके मानी होता उल्लू की कहानी, तो उल्लू की कहानी के जरिया ही इन्होंने काफी खूबसूरत अंदाज में चीजों को समझाया। तो हमें बस इतना ही जानना है हुतुम पंचायर नक्शा के बारे में, एज पर हमारा जो सिलेबस का पॉइंट ऑफ व्यू है फिलहाल के लिए, उससे ज्यादा हम अभी नहीं जानेंगे। अदरवाइज इसमें बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्राम वार्ता प्रकाशिका या फिर ग्राम वार्ता प्रकाशिका, जो आप बोलना चाहे बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पीरियोडिकल था जो कि मंथली पीरियोडिकल था। इसे शायद किया था सबसे पहले, इनके एडिटर थे हरिनाथ मजूमदार। ये सबसे पहले 1863 में यहाँ पर आपको प्रिंट आउट हुआ था, तो सबसे पहले 1863 में इसको प्रिंट किया गया। मुसफ्फर हुसैन, मुसफ्फर जी सॉरी जबान फिसल रही है, माफ कीजिए, मुशर्रफ हुसैन। ओके, सो मुशर्रफ हुसैन ये जो राइटर थे, इन्होंने अपनी अदबी जिंदगी यानी कि जो अपनी राइटिंग के जो करियर था अखबार में लिखना, इन्होंने इसी अखबार के द्वारा स्टार्ट किया था। मुशर्रफ हुसैन ने ग्राम वार्ता प्रकाशिका के द्वारा ही अपनी राइटिंग के यहाँ पर करियर को स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में ये मंथली पीरियोडिकल था, बट इनका जज्बा जो था, जिस लिहाज से इन्होंने काम किया और लोगों के बीच में इसका जब डिमांड बढ़ता दिखा ग्राम वार्ता प्रकाशिका का, तो बाद में इसको यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर भी बना दिया गया। और एक चीज यहाँ पे पॉइंट नोट करने की है ग्राम वार्ता प्रकाशिका के बारे में, कि ललन फकीर जो थे, ठीक है, ललन फकीर, उनकी डेथ का खबर भी सबसे पहले इसी अखबार में शाये हुआ था। यानी ग्राम वार्ता प्रकाशिका ने ही ललन फकीर का यहाँ पे डेथ के बारे में सबसे पहले प्रिंट किया था। होप सो यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो यहाँ तक हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है जो कि पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स के बारे में था। और आपको इतना ही पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ना है, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स आपके पास ऑलरेडी है, तो नोट्स में जाके पढ़िए। लेक्चर देखने के बाद आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो मैं हूँ यहाँ पर उसे सॉल्व करने के लिए। ओके, आपको बस कमेंट में मुझसे पूछ लेना है कि क्या है। आगे चलते हैं, यहाँ पर है हमारे जो नेक्स्ट पार्ट आता है इस चैप्टर में, वो आता है यहाँ पर एजुकेशनल रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेशंस। सो इसका मेन डिटेल जो चर्चा है वो अगले लेक्चर में होगा, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा था। ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 19वीं सदी की बात हो रही, 19th सेंचुरी, 1863 तक की हमने कहानी अभी देख रखी है, 63-64 के आसपास। तो उस दौर में जो भी एजुकेशन का सिस्टम था इंडिया में, वो बस बहुत ही सिंपल था कि ट्रेडिशनल जो एजुकेशन वो दिया जा रहा था, खास तौर से वो मजहबी एतबार पे था। अगर हम ऐसा कहें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान मदरसों में अपने बच्चों को फारसी लैंग्वेज की, अरबी लैंग्वेज की, इनकी तालीम दे रहे थे। उसके बरक्स यानी कि अपोजिट साइड में जो हिंदू है वो संस्कृत लैंग्वेज की यहाँ पे तालीम दे रहे थे, ओके, मंदिरों में या फिर जो उन्होंने पाठशाला बना रखा था, ये चीज़ें। बट उसी दौर पे, उसी वक्त में, उसी सेम वक्त में जो अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश वर्ल्ड में, वहाँ पर साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हो रही थी, वहाँ के लोग वो चीज़ें सीख रहे थे और वहाँ के जो बच्चे हैं वो साइंटिफिक चीज़ें यानी कि साइंस की नॉलेज ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में उस वक्त नहीं थी, फिलहाल के लिए वो चीज़ पीछे थी। तो यहाँ से आवाज़ बुलंद हुआ कि जो नई तकनीक सिखाई जा रही है, जो भी नई तकनीक आ रही हैं, वो सारी चीज़ें हिंदुस्तानियों को भी पढ़ना होगा, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और जब यहाँ पे बात हुई नई तकनीकों के बारे में पढ़ने का, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को पढ़ने का, तब यहाँ पे मुद्दा आ जा रहा था अंग्रेजी तालीम की, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की। क्योंकि जो भी वहाँ पर हमारे पास साइंटिफिक इन्वेंशंस की बातें की गई थी, वो सारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई थी, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर्स के द्वारा वहाँ पर ज़्यादातर वहाँ पे ईजाद हो रहे थे। फिर जो भी साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे वो इंग्लिश लैंग्वेज जान रहे थे।
तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद एक चार्टर एक्ट पास होता है 1813 में, जिसमें ये बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सालाना 1 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा हिंदुस्तान में सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करने के लिए। तो ये काफ़ी सहूलत हो रहा था, पहले यहाँ से एक स्टेप आया था, काफ़ी अच्छा स्टेप था सरकार की तरफ से। बट कहते हैं कि जब अच्छा होता है तो उस पर भी कोई ना कोई आ जाता है विभिंग डालने के लिए। कुछ लोग थे जिन्होंने इस पे भी बाधा डाला। अब वो कुछ इस तरीके से बाधा डालने का काम हो रहा था कि यहाँ पे लोगों के जो सोच थे वो मुख्तलिफ हो रहे थे, यानी कि अलग अलग हो रहे थे। उसमें क्या ये हो रहा था कि भाई पैसा तो आ गया, बट अब ये फिक्र हो रहा था कि ये जो 1 लाख रुपए है ये किस तरीके के तालीम में हमें खर्च करना है, यानी कि हम अपना जो ट्रेडिशनल तालीम है, पहला लोग वही कह रहे थे कि जो हमारा ट्रेडिशनल तालीम यानी कि अरबी, फारसी, संस्कृत, ये जो भाषाएं हम सिखा रहे हैं इनको ही फॉलो किया जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अंग्रेजी ज़बान अंग्रेज़ों की ज़बान है और वो हमारे लिए सही नहीं। अंग्रेजी ज़बान सीखने का मतलब है देश से गद्दारी। ये एक सेक्टर में लोग थे, एक सेक्शन ये था लोगों का। दूसरा सेक्शन ये था जिनका मानना था कि हमारा जो ट्रेडिशनल तालीम है जो चल रहा है नॉर्मल हमारे पास, जो हमारे हिंदुस्तान का है नॉर्मल, बस वो पढ़ाया जाए। बट एक तबका वो था, एक सेक्शन वो था जिसका ये मानना था कि जो अंग्रेजी तालीम है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, उसको सिखाया जाए और जो वेस्टर्न एक्चुअल में जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। तो एक तो नॉर्मल हो गया, फिर एक वेस्टर्न, एक ईस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, एक वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ प्रॉब्लम। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक कमीशन भी बुलाई गई। वो क्या कमीशन थी, उस कमीशन के हेड कौन थे, उसमें क्या लाया गया, क्या उससे इसका सॉल्यूशन निकल पाया था कि किस एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, कौन सा एजुकेशन में इम्पोर्टेंट रहेगा और किन लोगों ने, खासतौर से किन हिंदुस्तानियों ने उसमें सबसे ज़्यादा हाथ बटाया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप माध्यमिक स्टूडेंट हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर माध्यमिक से रिलेटेड आपको हर वो कंटेंट मिलेगा जो आप चाहते हो एज अ माध्यमिक स्टूडेंट। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही कहानी था। होप सो यहाँ तक मैंने जो भी चीज़ें आपको समझाई है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हो। इसके अलावा अगर कुछ डाउट होता है आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, सो फिलहाल अभी मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। बहुत जल्द मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।